10 बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। नंबर 10 भूपेन बोरा। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यानी असम में कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी। रोज भाजपा को कोसना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बयान देना, यही काम था उनका। और 2023 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, वो भी तब जब वो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर का मालिक ही घर बेचकर पड़ोसी के घर चला जाए तो घर का क्या होगा। यही असम कांग्रेस के साथ हुआ। लेकिन असली शॉकिंग बात सुनिए, भूपेन बोरा ने भाजपा ज्वाइन करने से पहले जिस नेता पर सबसे ज्यादा हमले किए थे वो थे हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। और हेमंत बिस्वा शर्मा खुद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, यानी एक पूर्व कांग्रेसी दूसरे पूर्व कांग्रेसी पर हमले कर रहा था और फिर खुद भी उसी पार्टी में चला गया। इसे कहते हैं अगर तुम जीत नहीं सकते तो उनसे जुड़ जाओ। बोरा ने जाते जाते बयान दिया कि वो भाजपा की विकास नीतियों से प्रभावित हैं। कांग्रेस ने कहा जाइए भाई, असम की जनता ने कहा पहले ही कहाँ थे। नंबर 9 गौरव वल्लभ। अब एक ऐसा नाम जिसे शायद आप जानते हो, शायद ना भी जानते हो। गौरव वल्लभ ये वही शख्स है जो किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर कांग्रेस की तरफ से बैठ जाते थे और भाजपा की आर्थिक नीतियों की ऐसी क्लास लेते थे कि देखने वाले सोचते थे यार इसे तो अर्थशास्त्र में नोबेल मिलना चाहिए। और होना भी वही चाहिए था, क्योंकि ये महाशय असल में एक प्रबंधन संस्थान में पढ़ाते थे। पूरे पढ़े लिखे अर्थशास्त्री। नोटबंदी हुई, गौरव वल्लभ मैदान में। जीएसटी आई, गौरव वल्लभ मैदान में। बेरोजगारी बढ़ी, गौरव वल्लभ मैदान में। लेकिन नवंबर 2023 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और अब शॉकिंग फैक्ट, जाते जाते उन्होंने जो इस्तीफे की चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने एक भी शब्द अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सनातन धर्म के विरुद्ध खड़ी हो गई है। जो आदमी सालों से जीडीपी, महंगाई और बेरोजगारी पर बोलता था, उसने पार्टी छोड़ते वक्त धर्म की बात की। राजनीति में एग्जिट लेटर भी कभी कभी बड़ा दिलचस्प होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें झारखंड की जमशेदपुर सीट से उतारा और वो हार गए। पढ़ाई में अव्वल, मैदान में ढेर। नंबर 8 मिलिंद देवड़ा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और यहाँ एक परिवार का बड़ा नाम था, देवड़ा परिवार। मुरली देवड़ा मिलिंद के पिता मुंबई कांग्रेस के दिग्गज नेता, पेट्रोलियम मंत्री भी रहे। माना जाता था कि मुंबई में अगर कांग्रेस है तो देवड़ा परिवार है। मिलिंद देवड़ा 2004 और 2009 में दक्षिण मुंबई से लोकसभा सांसद रहे। युवा स्मार्ट, अंग्रेजी में धारा प्रवाह। लेकिन 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। ध्यान दीजिए, शिवसेना में, सीधे भाजपा में नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जरूर आ गए। अब शॉकिंग फैक्ट, मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। ये दोनों कट्टर राजनीतिक विरोधी थे विचारधारा में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से करीबी दोस्त। और अब बेटे ने उन्हीं ठाकरे की पार्टी के एक धड़े का रुख किया। राजनीति में दुश्मनी कहाँ खत्म होती है और दोस्ती कहाँ शुरू, ये कोई नहीं जानता। शिंदे की शिवसेना के जरिए मिलिंद देवड़ा 2024 में राज्यसभा के सदस्य भी बन गए। नंबर 7 नवीन जिंदल। एक सवाल, क्या आप अपने घर पर तिरंगा फहरा सकते हैं? आज आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन 2004 से पहले यह अधिकार किसी आम नागरिक को नहीं था और इस अधिकार को दिलाने वाले थे नवीन जिंदल। 2001 में नवीन जिंदल ने अदालत में याचिका दायर की। तर्क था हर भारतीय को अपने घर, दफ्तर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराने का अधिकार होना चाहिए। 2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया और 2004 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता में बदलाव किया। हर नागरिक को यह अधिकार मिला। ये वही नवीन जिंदल हैं जो कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से सांसद थे। अब शॉकिंग फैक्ट, नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल भी हरियाणा के बड़े कांग्रेसी नेता थे। 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। पिता कांग्रेस के थे, बेटा भी कांग्रेस में रहा सालों तक। लेकिन 2024 आते आते नवीन जिंदल ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें कुरुक्षेत्र सीट से ही उतारा, जहां से वो पहले कांग्रेस के टिकट पर जीतते थे, और वो जीत भी गए। जिस सीट पर तिरंगे वाले नवीन जिंदल कांग्रेस के तिरंगे के साथ जीते थे, उसी सीट पर भाजपा के साथ जीत गए। तिरंगे का अधिकार दिलाया था, अब भाजपा का झंडा भी फहरा लिया। नंबर 6 रवनीत सिंह बिट्टू। अगस्त 1995 चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे,
तभी एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। बेअंत सिंह शहीद हो गए। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ी थी, खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ डटकर खड़े रहे थे और उसी की कीमत उन्होंने अपनी जान से चुकाई। उनके पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रहे। दादा की शहादत की विरासत लेकर चले, कांग्रेस की तरफ से लड़ते रहे, लेकिन 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में शामिल हो गए। शॉकिंग फैक्ट, भाजपा में जाने के बाद बिट्टू को जान से मारने की धमकी मिली। एक खालिस्तानी संगठन ने उनका नाम अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी उनके दादा के खिलाफ साजिश हुई थी। इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद वो अपने फैसले पर कायम रहे। भाजपा ने उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया। जब कांग्रेस में थे कांग्रेसी थे, जब भाजपा में आए भाजपाई हो गए। राजनीति में वफादारी की उम्र बहुत कम होती है। नंबर 5 है जितेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वाकया है जो बहुत कम लोग याद रखते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। साल 2000 कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। एक तरफ सोनिया गांधी, दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद, जितिन के पिता। नतीजा, सोनिया गांधी को मिले 7542 वोट, जितेंद्र प्रसाद को मिले सिर्फ 94 वोट। 94 वोट, पूरी पार्टी में सिर्फ 94 लोग उनके साथ थे। इतनी भयंकर हार के बावजूद जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस में बने रहे और उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद वो भी कांग्रेस में बने रहे 2021 तक। 2021 में जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का दामन थामा। जितेंद्र प्रसाद उन G23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने 2020 में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। G23 यानी वो 23 बड़े कांग्रेसी नेता जो पार्टी के अंदर सुधार चाहते थे, पार्टी को बचाना चाहते थे, बदलाव चाहते थे, लेकिन जब पार्टी नहीं बदली, जितिन खुद बदल गए। भाजपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा दिया। बाद में केंद्र में भी जगह मिली। पिता ने 94 वोट पाकर भी कांग्रेस नहीं छोड़ी, बेटे को वो जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 4 कैप्टन अमरिंदर सिंह। पटियाला के महाराजा, शाब्दिक अर्थ में रॉयल फैमिली से हैं। पटियाला रियासत के उत्तराधिकारी, भारतीय सेना में अधिकारी रहे और फिर राजनीति में उतरे कांग्रेस की तरफ से। 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री। 2017 में कांग्रेस ने पंजाब जीता। कैप्टन की अगुवाई में वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2021 में कांग्रेस के अंदर उनकी कुर्सी खिंच गई। नवजोत सिंह सिद्धू से खींचतान इतनी बड़ी कि आलाकमान ने कैप्टन को ही हटा दिया। उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। कैप्टन ने जाते वक्त कहा, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सैनिक अधिकारी, महाराजा अपमानित। और अब शॉकिंग फैक्ट, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा से व्यक्तिगत संबंध थे। दोनों एक ही समय में सैन्य प्रशिक्षण संस्थान में रहे थे। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब कैप्टन के बाजवा से संवाद की खबरें सामने आईं। एक पूर्व भारतीय मुख्यमंत्री और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष परिचित। 2021 में कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन ने अपनी पार्टी बनाई, पंजाब लोक कांग्रेस। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा के साथ आ गए। नतीजा, भाजपा कैप्टन की जोड़ी पंजाब में बुरी तरह हारी। खुद कैप्टन भी पटियाला से हार गए। पटियाला के महाराजा पटियाला में ही हार गए। नंबर 3 अशोक चौहान। महाराष्ट्र में एक इमारत ने एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। इमारत का नाम था आदर्श। मुंबई के कोलाबा में एक 31 मंजिली इमारत सरकारी जमीन पर बनाई गई और बनाई इसलिए गई कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों को फ्लैट मिले। लेकिन जब सूची सामने आई तो उसमें नेताओं के नाम थे, अफसरों के नाम थे, उनके रिश्तेदारों के नाम थे और उसमें अशोक चौहान के रिश्तेदारों के नाम भी थे। 2010 में अशोक चौहान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अशोक चौहान के पिता शंकरराव चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे और केंद्र में गृह मंत्री भी। बाप बेटे दोनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये अपने आप में एक दुर्लभ बात है। लेकिन बेटे की कुर्सी एक इमारत की वजह से गई जिसका नाम था आदर्श। जो इमारत शहीदों के लिए बनी थी, उसने शहीदों के नाम पर राजनीति करने वाले एक मुख्यमंत्री का करियर खत्म कर दिया। 2024 में अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। सालों पहले एक घोटाले में उनसे विधानसभा की कुर्सी छीनी। अब भाजपा में ने उन्हें राज्यसभा की कुर्सी दे दी। नाम है आदर्श। आदर्श से राजनीति कहीं नहीं। नंबर 2 हेमंत बिस्वा शर्मा। असम, चाय बागानों की धरती, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे एक राज्य की कहानी। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस विधायक, कांग्रेस मंत्री तरुण गोगोई के सबसे विश्वासपात्र सहयोगियों में से एक। तरुण गोगोई जो 15 साल लगातार असम के मुख्यमंत्री रहे, भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में एक। शर्मा उनके मंत्रिमंडल में थे
उनके साथ थे, उनकी छत्र छाया में पली बढ़ी, लेकिन 2014 के बाद दोनों के बीच दरार आने लगी। शॉकिंग फैक्ट, शर्मा चाहते थे कि गोगोई उन्हें अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए, अगला मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए, लेकिन गोगोई की अपनी योजनाएं थीं, उन्होंने शर्मा को वो जगह नहीं दी और उसके बाद जो हुआ वो असम की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर था। 2015 में शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में आ गए। 2016 में 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की। जो राज्य 15 साल से गोगोई की कांग्रेस का था, वो भाजपा के खाते में चला गया और इस जीत में शर्मा की भूमिका सबसे अहम थी। 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए। जिस तरुण गोगोई ने उन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया था, उन्हीं के राज्य की गद्दी पर शर्मा विराजमान हो गए। गुरु ने रोका तो शिष्य ने पाला बदला और गुरु का किला ही फतेह कर लिया। नंबर 1, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अब वो नाम जिसके लिए आप इस पूरे वीडियो में रुके। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया परिवार एक ऐसा खानदान जिसकी जड़ें मराठा साम्राज्य तक जाती हैं, जिनके पूर्वजों ने कभी पूरे उत्तर भारत में तलवार चलाई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ग्वालियर की रियासत का भारत में विलय हुआ। उसके बाद सिंधिया परिवार ने राजनीति का रुख किया कांग्रेस की तरफ से। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया 6 बार लोकसभा सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता। 2001 में एक विमान दुर्घटना में उनका दुखद निधन हुआ, वो भी कांग्रेस के स्तंभ थे। बेटी ने विरासत संभाली, कांग्रेस की तरफ से गुना सीट से सांसद बने। 2002, 2004, 2009 जीतते रहे। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री। सिंधिया को उम्मीद थी कि उन्हें भी बड़ी भूमिका मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। और फिर 2019 में एक और झटका, कांग्रेस ने राज्यसभा की सीट के लिए सिंधिया की जगह दिग्विजय सिंह को चुना। वो पल था जब सिंधिया का मन टूट गया। मार्च 2020 सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, उनके साथ 22 कांग्रेस विधायकों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार 15 महीने में गिर गई। एक आदमी के पार्टी बदलने से एक पूरी सरकार पलट गई। हिंदी की राजनीति में ऐसा काम ही होता है। शॉकिंग फैक्ट, और ये बात शायद आपको नहीं पता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी दिल्ली में बंद कमरे में, और उस मुलाकात के अगले ही दिन सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया। उस मुलाकात में क्या हुआ ये आज तक किसी को पूरी तरह से नहीं पता। भाजपा में आने के बाद सिंधिया को पहले नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया, 2024 में दूरसंचार मंत्री। और एक बात और, जब 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया तो उन सभी को मध्य प्रदेश में मंत्री और नेता बनाया गया। सिंधिया का साथ देने वाले खाली हाथ नहीं रहे। जिस कांग्रेस के लिए पिता ने पूरी जिंदगी लगाई, उस कांग्रेस को ज्योतिरादित्य ने एक झटके में ऐसा नुकसान पहुंचाया जो उसे बरसों याद रहेगा। ग्वालियर के महाराजा की तलवार आज भी चलती है, बस पार्टी बदल जाती है।